हॅलो स्टुडंट्स, कसे आहात? मजेत आहात ना? असलंच पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा अभ्यास केलाच पाहिजे. ठीक आहे. वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ युनिट्स अँड मेजरमेंट. कालच्या लेक्चरमध्ये आपण फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज आणि त्यांचे युनिट्स पाहिलेले आहेत. आपण वेगवेगळ्या सिस्टम्स पाहिलेले आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर आपण डिस्टन्स, लार्ज डिस्टन्स पॅरलॅक्स मेथडचा यूज करून मेजर करतो, हा प्रकार पण पाहिलेला आहे. ओके. सो कालचं जे काही लेक्चर होतं आपलं ते खूप बेसिक लेक्चर होतं. बऱ्याच लोकांच्या कमेंट्स अशा आहेत की सर याचा डीपीपी कुठं आहे. सो मी ही गोष्ट इथे क्लिअर करतो की या फर्स्ट व्हिडिओ लेक्चरचा डीपीपी नाहीये. आज जो काही आपला लेक्चर होणार आहे या लेक्चरचा डीपीपी तुम्हाला ॲपमध्ये भेटेल. ओके. मी पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. देर इज नो डीपीपी ऑफ फर्स्ट लेक्चर. यू विल गेट द डीपीपी ऑफ दिस लेक्चर अँड ऑनवर्ड्स. बेसिक लेक्चर होतं, सो आपला तिथं डीपीपी नव्हता. सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर. आज आपण लेक्चरमध्ये काय पाहणार आहोत? तर आज आपण पाहणार आहोत की डायमेन्शन्स म्हणजे काय असतात, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द डायमेन्शन्स, देन what are the applications of the dimensional analysis and what are the limitations of the dimensional analysis. हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे, डायमेन्शन्स. बऱ्याच वेळेस एक्झाम मध्ये काय होतं, फॉर्म्युला आठवत नाही, कुठला फॉर्म्युला लावायचा तो कळत नाही. काही क्वेश्चन माझे डायमेन्शन्स वरतून पण निघतात. ओके. काही क्वेश्चन्स माझे डायमेन्शन्स वरून पण निघतात. सो थोडंसं केअरफुल. जर हा पार्ट तुम्हाला इथं समजला, कारण थ्रू आउट 2 इयर्स आपल्याला वेगवेगळ्या क्वांटिटीज शिकायच्या आहेत, आपल्याला वेगवेगळ्या क्वांटिटीजचे डायमेन्शन्स ऑब्टेन करायचे आहेत. ओके. ठीक आहे. सो आज आपण पाहणार आहोत डायमेंशंस, त्याचे एप्लीकेशंस आणि त्याचे काय लिमिटेशंस आहेत. ठीक. नाउ अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? तो डायमेंशन का मतलब देखना, ये क्या होता है, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में और फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में अगर रेज कर दूं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में अगर रेज कर दूं तो उसे कहा जाता है डायमेंशंस. ठीक है, उसे कहा जाता है डायमेंशंस. अब मेरे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो समझ लेना, मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है. लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. तो देखना, अब मुझे इसके कुछ सिंबल चाहिए जहां पे मैं इसके पावर रेज कर पाऊंगा. तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे सिंबल यूज करने वाले हैं कैपिटल एल. मास के लिए हम यूज करने वाले हैं कैपिटल एम. टाइम के लिए हम यूज करने वाले हैं कैपिटल टी. थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर के लिए हम यूज करने वाले हैं कैपिटल के. करंट के लिए हम यूज करेंगे ए. कई कई बार आई भी यूज किया जाता है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा आई से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इंडिकेट किया जाएगा MOL से, कैपिटल MOL. तो ये सारे सिंबल्स हैं जो कि मैं यूज करना चाहूंगा. अब देखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में अगर मैं इसे रेज कर दूं ना तो उसे कहा जाता है डायमेंशंस. तो यहां से तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो एक सिंपल वाला एग्जांपल लेके समझ लेते हैं. सपोज करना कि मैं यहां पे लिख रहा हूं स्पीड. यहां पे क्या लिख रहा हूं? स्पीड. तो स्पीड क्या होता है बेटा? स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. स्पीड इज नथिंग बट द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ओके. तो इसका यूनिट क्या रहेगा? डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है, तो लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में. लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम होता है मेरा सेकेंड्स में. लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में और टाइम होता है मेरा सेकेंड्स में. अगर मैं इसे एडजस्ट कर दूं तो ये एडजस्ट करने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा, मीटर सेकेंड रेस टू -1. सेकेंड ये ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये कितना बनेगा? सेकेंड रेस टू -1. तो अब
स्पीड के मैं डायमेंशंस यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। देखना, स्पीड जो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला रहेगा, तो मुझे सिंबल यूज करना है यहाँ पे। तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड, डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो मुझे क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर में ये सारी चीजें लिखनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज है मेरे पास, ओके। तो मैं यहाँ पे 3 यूज करने वाला हूं, एम एल टी। तो बेटा यहाँ पे सिंबल देखना, m स्टैंड्स फॉर मास, l स्टैंड्स फॉर लेंथ, t स्टैंड्स फॉर टाइम। तो यहां पे देखना, यहां पे मास वाला टर्म है क्या, स्मॉल m इज नथिंग बट द मीटर। तो मास का टर्म नहीं है, तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 0। लेंथ, यहाँ पे लेंथ का पावर, मीटर का पावर कितना है, 1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ l⁻1, ओके। सेकंड का पावर कितना है, -1, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ t⁻−1। तो अब देखना, ये मैथमेटिकली हमने लिखा है, तो इसे वर्डिंग में या फिर सेंटेंस में किस तरह से लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 in mass, 1 in length, -1 in time, ओके। समझ में आ रहा है इसे लिखने का तरीका और ये इसे कहने का तरीका। तो डायमेंशंस ऑफ v और दैट इज डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 in mass, 1 in length, -1 in time। तो ये सिंपल वाला है। अब हम बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलेज देखेंगे जहां पे मैं उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखना, मेरे पास हार्डली 15 to 16 फंडामेंटल फॉर्मूलेज है या फिर क्वांटिटीज है। अगर मैं उसे अच्छी तरह से याद रखता हूं तो बाकी सारे क्वांटिटीज में उनका यूज करके डिराइव कर सकता हूं और वहां से उसका डायमेंशन में निकाल सकता हूं। तो अब हम क्या करेंगे, हम वही 13, 14 या फिर 15 जितने भी क्वांटिटीज है, हम उसके डायमेंशंस यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे, तो हमारा एक हुआ है, तो सेकंड रहेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये उसका फॉर्मूला है, ओके। तो वेलोसिटी होता है v इज इक्वल टू एस बाई टी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, तो स्पीड मेरा स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी मेरा वेक्टर क्वांटिटी, ओके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, देखना, डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है मीटर में, टाइम मेजर किया जाता है सेकंड में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कितना बनेगा, मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -1। तो यहाँ पे भी इसका पावर रहेगा 1। नाउ आई कैन राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी के डायमेंशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, mlt, ऐसा बॉक्स बना के इसे डालना है। देखना, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे मास केजी वाला टर्म नहीं है, तो 0, m⁻0, मीटर का पावर 1 है तो l⁻1, सेकेंड का पावर -1 है तो ये बनेगा t⁻1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, ओके, क्लियर। नाउ थर्ड वन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखना, मैं इसे लिख सकता हूं डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। हमें पता है डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब हमेशा याद रखना फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखना, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम उसको किस में मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट क्या रहेगा, तो वेलोसिटी का रहेगा। देखना, इसका यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट मैं निकाल सकता हूँ किस तरह से, चेंज इन वेलोसिटी वो रहेगी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम होता है मेरा, चेंज इन टाइम भी रहेगा मेरा सेकेंड में। तो देखना, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड बाय 1, ये कुछ इस तरह से होगा। अब बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो नीचे वाला नीचे आएगा, सबसे नीचे वाला उल्टी मार के पलटी मारेगा, ठीक है, ये वाली चीज याद रखना। फ्रैक्शन कैलकुलेशन में नीचे वाला सबसे नीचे आएगा और सबसे जो नीचे है वो उल्टी मार के पलटी करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा मीटर इंटू 1, तो ये हो जाएगा मीटर, और ये बनेगा सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर। तो मैं इसे पावर के टर्म्स में लिख सकता हूँ, मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2, ओके, मीटर इंटू सेकेंड रेज टू -2। तो ये हो गया उसका यूनिट।
वंस यू नो द यूनिट यू कैन ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो मुझे क्या करना है, एम एल टी का पावर लिखना है यहाँ पे सिर्फ। तो यहाँ पे देखना बेटा, मास मास मतलब केजी वाला टर्म नहीं है, मतलब केजी रेस टू 0 है, तो एम का पावर हो जाएगा 0। यहाँ पे मास का पावर, सॉरी मीटर का पावर है 1, तो लेंथ का पावर हो जाएगा 1, और टाइम का पावर है -2। तो ये बने इसके डायमेंशंस, दैट इज डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर 0 इन m, 1 इन l, -2 इन टाइम। ओके, ठीक है, तो ये है इसके डायमेंशंस। नाउ नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला हम देखेंगे, फोर्स। जो हमने सीखा है वही वाली चीज है। फोर्स क्या होता है बेटा, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला रहेगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो देखना फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो वो है न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है, वो है न्यूटन। लेकिन अब देखना, इस न्यूटन को मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो देखना यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। अभी हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया था। तो ये जो है m मास रहेगा, मास रहता है मेरा केजी में, और एक्सेलरेशन था अपना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो इसका जो फंडामेंटल यूनिट है, या फिर यूनिट इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, तो वो हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड रेस टू -1। तो यहाँ पे देखना इन दोनों का पावर 1 रहेगा। तो मैं यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस लिख सकता हूं। सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 इन मास, 1 in length, -2 in time। 1 in mass, 1 in length, -2 in time। ओके, तो ये बने मेरे फोर्स के डायमेंशंस। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं हम। मास इंटू वेलोसिटी, ये जो मोमेंटम रहेगा बेटा, याद रखा लीनियर मोमेंटम। मेरे पास दो तरह के मोमेंटम होते हैं, लीनियर एंड एंगुलर। तो मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू स्मॉल p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा, इसका ऐसा यूनिट बनेगा, मेरा मास रहेगा केजी और वेलोसिटी रहेगा मेरा मीटर पर सेकेंड। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे ये बनेगा केजी मीटर सेकेंड रेस टू -1। तो मैं अब इसके डायमेंशन लिख सकता हूं। सो डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम आर 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। तो ये बना अपना मोमेंटम। ओके, सिंपल वाला है। प्रोसीजर देखना हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, और उसी ऐसा यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये बना मोमेंटम। अब हम यहां पे बात करेंगे तो कितना हुआ 5, नंबर 6। तो ये रहेगा एरिया। अब देखना एरिया के मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज, बहुत सारे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बहुत अलग अलग फॉर्मूला है मेरे पास एरिया के। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो होता है मेरा साइड स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल एरिया कैपिटल ए, सपोज करना साइड है उसका L, तो ये बनेगा L स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हुआ, या फिर इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, तो वो बनेगा मीटर स्क्वायर, वो बनेगा मीटर स्क्वायर। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशंस इसके बनेंगे, देख रहे हैं इसके पास मास वाला टर्म नहीं है, तो ये होगा m0, लेंथ 2 है और टाइम भी नहीं है, मतलब t0। तो इसके डायमेंशंस कुछ इस तरह से बनेंगे। अब देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बेटा, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पाई क्या है, तो एक कांस्टेंट नंबर है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट नंबर बोल रहा हूं बेटा, मैं कांस्टेंट नहीं बोल रहा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसके पास यूनिट होता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट उसके पास यूनिट होता है। ओके,
लेकिन यहाँ पे पाई पाई देखा जाए तो एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। तो नंबर अगर रहे मेरे पास तो उस केस में एरिया किस तरह से निकालना है, तो एक सिंपल वाला है। एक चीज याद रखना, इसको भूल जाना, क्योंकि ये नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसको इसके डायमेंशंस नहीं होंगे मेरे पास, तो इसको भूल जाना बेटा। ठीक है, तो फिर से मेरे पास क्या रहा, आर स्क्वायर। और हमें ये भी चीज पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया यूनिट क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल भी रहा तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखना, तो यहाँ पे एरिया के डायमेंशन कितने बनेंगे, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। तो इन दोनों को कंपेयर करना बेटा, दोनों के डायमेंशन सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। फर्स्ट केस में कांस्टेंट नहीं था या फिर नंबर नहीं था, दूसरे केस में नंबर है। तो एक चीज याद रखना, हमेशा नंबर के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशनल एनालिसिस में हम उसको डायरेक्टली निग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कांस्टेंट रहेगा, तो उसके पास यूनिट भी रहेगा, उसके डायमेंशंस भी निकलेंगे। अगर मेरे पास नंबर हो तो नंबर के डायमेंशंस नहीं होते, डायमेंशनल एनालिसिस में हम उसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, हम उसे वहां से निकाल सकते हैं। अब देखना, ये हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। अब मैं कितना किसी का भी एरिया निकालने की कोशिश करूं, किसी चीज का भी एरिया निकालने की कोशिश करूं, तो हर फॉर्मूला के लिए मेरे पास डायमेंशन सेम ही होंगे एरिया के, एक चीज नोट करना। ओके, सिमिलरली वॉल्यूम, सिमिलरली वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लेते हैं सबसे पहले, तो वो क्या होता है, साइड क्यूब, बराबर वो क्या होता है, साइड क्यूब। तो वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल टू L क्यूब, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसके डायमेंशंस, तो इसके डायमेंशंस वॉल्यूम V इज इक्वल टू, तो 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम, 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। ठीक है, तो इसके डायमेंशन बने। अब मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो फिर से मुझे यहाँ पे कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट नंबर मिले, मुझे क्या मिले यहाँ पे, नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू मिली। तो मैं उसे क्या करना है बेटा, मुझे यहाँ पे उसे निग्लेक्ट करना है। एक चीज याद रखना, तो मतलब निग्लेक्ट करने के बाद वॉल्यूम क्या होता है मेरा, यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट वो होता है मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब। ये यूनिट बनाते समय हम इसी को भूल ही जा रहे हैं ना, तो इसको भूल जाना है इवन डायमेंशंस निकालते समय भी। तो वॉल्यूम के डायमेंशंस बनेंगे मेरे पास 0 इन मास, 3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। देखना फिर से वही वाला आया, अगर मैं किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूं तो उसके डायमेंशन सेम है। फॉर्मूला मेरा अलग हो सकता है, सिलेंडर का अलग होता है, स्फीयर का अलग होता है, क्यूब का अलग होता है। ओके, ठीक है, तो देखना डायमेंशंस मेरे सेम रहेंगे, फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं फॉर एरिया एंड फॉर वॉल्यूम, क्योंकि जो भी कांस्टेंट या फिर जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है हम उसे निग्लेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम उसका डायमेंशन ऑब्टेन करने वाले। ठीक, तो ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका सिंबल डेंसिटी का होता है रो, मास रहेगा m, वॉल्यूम रहेगा कैपिटल V। तो इसका यूनिट या फिर इसका ऐसा यूनिट क्या बना बेटा, मास होता है kg में और वॉल्यूम होता है मेरा मीटर क्यूब। तो ये बनेगा kg पर मीटर क्यूब, मैं इसे ही लिख सकता हूँ kg इंटू मीटर रेस टू -3, kg इंटू मीटर रेस टू -3। ओके, मीटर रेस टू -3। अब मैं इसके डायमेंशंस निकाल सकता हूं। सो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर -1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम, 1 इन मास, -3 इन लेंथ, 0 इन टाइम। तो ये बड़ा डेंसिटी। अब
और एक मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ठीक है। तो देखना प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाय ए, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूले भी लिख रहा हूं। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखना इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, ठीक, किस तरह से? तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता है, मुझे फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया। तो मास को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? मास को मेजर करते हैं हम केजी में। एक्सेलरेशन को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एरिया को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर स्क्वायर में। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये बनेगा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाय 1। तो फिर से वही वाला तरीका, ये नीचे वाला नीचे आ जाएगा और सबसे नीचे वाला उल्टी मार के पलटी, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक, फ्रैक्शन वाली चीजें हैं तो अच्छी तरह से करना है हमें इसे। तो ये बनेगा केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से 1 मीटर, यहां से 1 मीटर कैंसिल, मेरे पास 1 मीटर रहा। तो ये बना कितना? केजी। अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा मीटर रेस टू -1, और इसे भी ऊपर लेके जाऊं तो ये बनेगा एस रेस टू -2। ठीक है, तो ये इसका यूनिट आया। फंडामेंटल में मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं इसके डायमेंशंस निकाल सकता हूं। सो डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। ठीक, नेक्स्ट। तो अब देखना, अभी हमने निकाल लिया प्रेशर। अब हम कुछ अलग अलग चीजें यहां पे करने की कोशिश करते हैं। वर्क डन, ये कितना है? तो ये है 12 वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज नथिंग बट द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन रहेगा W, फोर्स रहेगा F, डिस्प्लेसमेंट ले लो S। अब देखना इस फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा S। तो इसका ऐसा यूनिट, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? तो ऐसा यूनिट होता है जूल्स। ऐसा यूनिट रहेगा जूल्स। अब मैं इसको फंडामेंटल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मास रहेगा केजी, एक्सेलरेशन होता है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरा मीटर में। तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर एस रेस टू 2। अगर हम इसे एडजस्ट कर दें तो ये बन जाएगा केजी मीटर रेस टू 2 एस रेस टू -2। तो वर्क डन के डायमेंशंस मुझे मिल जाएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम। 1 इन मास 2 इन लेंथ -2 इन टाइम। ओके, ठीक है, ये वर्क डन हुआ। अब हम बात करेंगे पावर के बारे में। सो नेक्स्ट, पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी बाय टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एक चीज याद रखना, वर्क डन, वर्क डन मतलब ही एनर्जी। तो वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशंस मेरे सेम होंगे। वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशंस मेरे सेम रहेंगे। तो पावर, पावर क्या है? पावर का होता है एनर्जी बाय टाइम। अब इस एनर्जी को मैं लिख सकता हूं फोर्स, एनर्जी को मैं लिख सकता हूं वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ठीक है। तो देखना जितना पॉसिबल हो सके गिवन क्वांटिटी को फंडामेंटल में कन्वर्ट करते रहना। जितने फॉर्मूले आपको पता है, जितने मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, वो आप लोगों को याद रखना। मुझे डायमेंशंस रटने नहीं है। एक चीज याद रखना, मेरे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कुछ 15-20 फंडामेंटल फॉर्मूलेज याद रखूंगा, उसका यूज करके मैं दिए गए क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकता हूं। यहां पे देखना हम वही कर रहे हैं। देखना एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो पावर का ऐसा यूनिट, यूनिट देखा जाए तो वो होता है वॉट, या फिर हम उसे कहते हैं वैट।
ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू। अब ये तो हुआ ऐसा यूनिट, अब मैं इसको फंडामेंटल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखना, मास होता है मेरा केजी में, एक्सेलरेशन रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस रहेगा मीटर में, और टाइम रहेगा सेकेंड्स में। ओके, फिर से वही वाला आया, देखना यहाँ पे नीचे वाला नीचे, सबसे नीचे वाला ऊपर, तो उल्टी मार के पलटी कर देंगे हम उसे, तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड क्यूब। तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर s⁻³ एक बार आप लोगों को ये चीज मिल गई तो आप इसके डायमेंशंस लिख सकते हो। सो डायमेंशंस पावर के लिए भी p ही होता है, 1 in mass, 2 in length, -3 in time, 1 in mass, 2 in length, -3 in time। तो ये हुआ फॉर्मूला नंबर 13। अब देखना, अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ज, चार्ज क्या होता है, या फिर करंट, करंट का फॉर्मूला मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इज करंट। सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये वाला भी फंडामेंटल है, याद रखना है मुझे। चार्ज होता है मेरा Q, करंट होता है I, टाइम होता है T। तो इसका ऐसा यूनिट, चार्ज मेजर किया जाता है कूलम में, ठीक है, चार्ज मेजर किया जाएगा कूलम्स में, ठीक, ओके। ये तो हुआ ऐसा यूनिट। अब मैं इसे फंडामेंटल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर में, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड में, तो इसका क्या बना, एम्पियर सेकेंड बना। तो देखना, मैं इसके डायमेंशंस लिख सकता हूँ। डायमेंशंस ऑफ चार्ज आर, इसके पास मास नहीं है तो 0 इन मास, इसके पास लेंथ भी नहीं है तो 0 इन लेंथ, इसके पास टाइम, सेकेंड का पावर है 1 और एम्पियर का पावर है 1, तो 1 इन टाइम और 1 इन एम्पियर हो जाएगा, 1 इन टाइम एंड 1 इन एम्पियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये बना चार्ज। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या रहेगा V, वर्क डन क्या होता है W, और चार्ज क्या होता है मेरा Q। अब वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, करंट इंटू टाइम। फिर से फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये रहेगा करंट इंटू टाइम, ठीक है, खत्म। अब हम इसको आगे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, तो देखना m क्या है, तो मास है, तो इसका यूनिट, ऐसा यूनिट इसका वोल्ट्स होता है, ऐसा यूनिट इसका रहेगा वोल्ट्स, ठीक है, कैपिटल V, सिंबल भी V है और इसका यूनिट भी V ही है, ठीक। तो फंडामेंटल में देखना, मास केजी में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, करंट एम्पियर और टाइम सेकेंड्स में। तो फिर से देखना, यहाँ पे नीचे वाला नीचे और सबसे नीचे वाला उल्टी मार के पलटी, तो ये हो जाएगा मेरा बेटा केजी मीटर स्क्वायर एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब। तो मैं इसे लिख सकता हूँ केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस टू -3 ए रेस टू -1। तो डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल आर 1 in mass, 2 in length, -3 in time and -1 in एम्पियर। तो ये उसके डायमेंशंस है। तो देखना बेटा, आप लोगों को इतने सारे फॉर्मूलेज याद रखना है। कौन से याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लेना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये मुझे पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो मुझे फोर्स बाय यूजिंग द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो मैं फोर्स लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। देन उसके बाद रहेगा लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट द मास इनटू वेलोसिटी, ठीक, ओके। तो एरिया, एरिया का देखना डायमेंशंस होता है मीटर स्क्वायर, कोई भी एरिया हो आने दीजिए या फिर कोई भी वॉल्यूम आने दीजिए, वहां पे कांस्टेंट मुझे रखना नहीं है, कांस्टेंट को भूल जाना है, कांस्टेंट नंबर। मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का क्या होता है, ठीक।
तो ये सारे फॉर्मूले। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना बेटा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में, तो देखना हमें ग्रेविटेशन का लॉ पता है, फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जी कैसे आ रहा है बेटा, तो देखना ये जो जी है, तो एक्चुअली फॉर्मूला लॉ क्या कहता है, force of attraction between the two objects is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया जाता है और उसका वैल्यू, उसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है मतलब इसका यूनिट रहेगा, मैं इसके डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। वो किस तरह से देखना, तो जी जो होगा अपना, मैं इस जी को लिख सकता हूँ फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो अब इसका यूनिट क्या बनेगा बेटा, इसका यूनिट देखना, फोर्स होता है मेरा न्यूटन में, डिस्टेंस होता है मेरा मीटर में, तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास मेरा होता है केजी में, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर। तो देखना बेटा इसका यूनिट मिल रहा है मुझे, अगर इसका यूनिट मिल रहा है तो मैं इसके डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। तो किस तरह से निकालना है, तो फिर से वही वाला फंडा, फोर्स को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आर स्क्वायर, और नीचे क्या है m1 m2, कोई फर्क नहीं, m1 m2 सारे मास है। मुझे अब क्या चाहिए, मास किस में मेजर करते हैं, केजी में, मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में। तो देखना ये केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, तो ये और नीचे क्या मिलेगा मुझे, केजी इंटू केजी, m1 m2 सारी केजी में होता है, तो ये केजी कैंसल। ठीक है, ये नीचे आएगा, अब नीचे कुछ है नहीं, 1 है तो ये उल्टी मार के पलटी ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केजी इंटू सेकेंड स्क्वायर। इसे ही हम लिख सकते हैं केजी रेस टू -1 m रेस टू +3 s रेस टू -2। तो अब मैं देखना इसके डायमेंशंस भी ऑब्टेन करता हूं, तो वो कितना रहेगा, m रेस टू -1 l रेस टू 3 t रेस टू -2। तो इसके डायमेंशंस है, समझ में आया। तो एक चीज हमेशा याद रखना, कांस्टेंट नंबर हो सिर्फ डिजिट हो तो उसके डायमेंशंस होते नहीं, अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो तो उसके डायमेंशंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो उसके क्या एप्लीकेशन है, तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन रहेगा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, मतलब जो भी इक्वेशन दिया है वो करेक्ट है या नहीं ये मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, वो क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूंगा, उसका नाम क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। किस तरह से देखना, हाउ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। सपोज करना मेरे पास ये वाला इक्वेशन है, काइनेमेटिक का इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, वो तो होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, t क्या होता है, तो टाइम होता है। तो सबसे पहले सिंबल यहाँ पे समझ लेना। ओके, अब देखना है वेलोसिटी इनिशियल रहे या फिर फाइनल रहे, यूनिट तो सेम ही रहेगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या रहेगा, ये रहेगा मीटर पर सेकेंड, ये रहेगा मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वेलोसिटी है, सिर्फ नाम अलग है, इनिशियल और फाइनल, हम उसे मेजर करेंगे। अब मुझे इस इक्वेशन को चेक करना है वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। वर्ड को समझ लेना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये वाली चीज मुझे चेक करनी है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मुझे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं चेक करना है तो मुझे इसके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, यूनिट क्या है उसका, मीटर पर सेकेंड, तो डायमेंशंस क्या बनेंगे बेटा, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -1 इन टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का हुआ, इनिशियल वेलोसिटी का कितना बनेगा, वो भी तो मीटर पर सेकेंड में है, तो वो बनेगा m0 l1
t⁻⁻1। तो इसके भी डायमेंशंस हमने निकाल लिए। अब मुझे निकालने हैं डायमेंशंस इस टर्म के। तो देखना डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड विद टाइम के डायमेंशंस। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड विद टाइम के डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन किस में मेजर किया जाता है बेटा, वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और टाइम होता है मेरा सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस कितने बनेंगे, 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और टाइम के डायमेंशंस कितने बनेंगे, 0 L0 t⁻1। अब देखना यहां पे बेस सेम है, अगर मेरे पास बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखूं 10⁻2 मल्टीप्लाइड विद 10⁻3, तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर की क्या होनी चाहिए, मेरे पास एडिशन होनी चाहिए। ठीक, यहां पे भी वही वाला फंडा देखना है मुझे। तो m और m इसका बेस सेम है तो पावर की क्या होनी चाहिए, एडिशन। तो ये बनेगा m 0 + 0, m⁻0 + 0, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, l⁻1 + 0, तो ये आ जाएगा 1। ओके, और आगे t⁻2 + 1। तो देखना यहां पे मुझे क्या मिल रहा है, m0 L1 t⁻1। तो देखना मैंने हर एक टर्म के यहां पे डायमेंशंस निकाले। ठीक, अब मैं इनके डायमेंशंस क्रॉस चेक करूंगा। तो देखना इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या है बेटा, सेम है। अगर मेरे हर एक टर्म के डायमेंशन सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। समझ में आ रहा है। तो डायमेंशंस ऑफ टर्म्स ऑन LHS एंड डायमेंशंस ऑफ टर्म्स ऑन RHS, जितने भी टर्म्स है वो अगर इक्वल हो रहे तो उसे मैं बोल सकता हूं कि इक्वेशन मेरा डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये वाला भी इक्वेशन तो पता है, v² - u² = 2as। अब LHS में 2 टर्म्स है, RHS में 1 टर्म है, जिसके साथ एक नंबर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो वेलोसिटी देखना, तो मैं अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ये रहेगा मीटर पर सेकेंड और उसका पावर है, तो ये भी रहेगा मीटर पर सेकेंड और उसका पावर है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन होता है मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस होता है मेरा मीटर में, तो ये इनकी यूनिट है। अब मैं इनका यूज करके डायमेंशंस निकाल सकता हूँ। तो डायमेंशंस ऑफ v² कितने बनेंगे, डायमेंशंस ऑफ v², तो देखना m l t, मास नहीं है मतलब 0। ठीक, तो इसका डायमेंशन l⁻1 t⁻1 और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ले रहा हूं। अब और एक चीज, अगर पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लीकेशन में चला जाता है, तो ये बनेगा 10⁻6। ये चीज याद रखना, पावर का पावर आ रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये बनेगा m0 l⁻2 t⁻2। ठीक, सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी उसका भी मैं लिख सकता हूँ, वो बनेगा m0 l⁻2 t⁻2। अब मैं एक्सेलरेशन इस टर्म का निकाल सकता हूँ 2as। मैंने पहले ही बोला था कांस्टेंट के डायमेंशन होते नहीं है या फिर नंबर के डायमेंशन होते नहीं है, तो उसके डायमेंशंस कुछ नहीं रहेंगे। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस m0 l⁻1 t⁻2 और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है उसके डायमेंशंस m0 l1 t⁻0। देखना बेस सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएगी, तो ये बनेगा m0 l⁻2 t⁻2। ठीक, तो अब देखना हर एक टर्म के डायमेंशंस यहाँ पे क्या बन रहे हैं, मेरे सेम बन रहे हैं। इसके देखना डायमेंशंस, इसके देखना और इसके देखना। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि हर एक टर्म के डायमेंशन सेम होने की वजह से इक्वेशन मेरा डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। ओके, ठीक है, इक्वेशन मेरा डायमेंशनली करेक्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि हर एक टर्म के डायमेंशंस मेरे क्या है, सेम है।
So this principle is called as a principle of homogeneity. This principle is called as a principle of homogeneity. अब इसको हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सिंपल वाला है. एग्जाम्पल दे रहा हूं, याद रखना. मैं स्पीड में डिस्टेंस ऐड नहीं कर सकता. ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला? मैं स्पीड में डिस्टेंस ऐड नहीं कर सकता. तो ये रहेगा अपने लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब इसका मतलब क्या है? सपोज करना कि मेरे पास स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, मेरे पास स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर. एक स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर. और मेरे पास डिस्टेंस कंसीडर करना 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर है. अब मुझे बताना किसकी एडिशन हो सकती है? यहाँ पे किसकी एडिशन हो सकती है? तो इन दोनों की एडिशन हो सकती है क्योंकि उनका यूनिट सेम है. इन दोनों की एडिशन हो सकती है. उनका यूनिट सेम मतलब उनकी डायमेंशन सेम. ठीक है, और इनका एडिशन हो सकता है. यहाँ पे भी देखना इनका यूनिट सेम है तो इनकी एडिशन हो सकती है. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये कितना रहेगा? 50 किलोमीटर पर आवर और ये बनेगा मेरा 5 किलोमीटर. बेटा यहाँ पे देखना, मैं ये वाला एडिशन बिल्कुल नहीं कर सकता. मतलब मैं स्पीड को डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकता. तो ये रहेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हम किसको ऐड कर सकते? किस टर्म को ऐड कर सकते? जिसके डायमेंशन सेम है. जिसके डायमेंशन सेम है या फिर जिसका यूनिट सेम. ठीक, तो ये होता है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल टर्म में. क्लियर? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर. अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं. उसके लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना. n into u is going to be constant. ठीक है, n into u is going to be constant. अब ये n क्या होता है, u क्या होता है? तो u रहेगा मेरा यूनिट, u रहेगा यूनिट और n रहेगा मेरा क्वांटिटी. n रहेगा मेरा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी. अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी का यूज करके मैं लिख सकता हूँ n1 u1 मस्ट बी इक्वल टू n2 u2. मैंने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बोला है, ये फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड रहेगा. ये फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड बोलना भूल गया है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा. अब ये क्या है सर, ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो डायरेक्टली क्वेश्चन हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो देखना यहाँ पे जो लिखा है ना, ये एक अलग सिस्टम है और ये एक अलग सिस्टम है. तो हम यहाँ पे जो भी प्रीफिक्स यूज करेंगे ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखना, कन्वर्ट न्यूटन इंटू डायन. मुझे क्या करना है यहाँ पे? कन्वर्ट करना है किसको? न्यूटन को. किस में कन्वर्ट करना है? डायन को, डायन. ठीक है, तो ये मेरा एसआई सिस्टम में है और ये मेरा सीजीएस सिस्टम में है. ठीक है, तो देखना यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम है. तो अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ. ये एक सिस्टम रहेगा, ये एक सिस्टम रहेगा. नंबर है तो इसके लिए किस तरह से करते हैं देखना. तो सिंपल वाला मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, कंसीडर 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डायन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डायन. ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये n और ये उसका यूनिट, ये n और ये उसका यूनिट. तो ये क्या होना चाहिए? मेरा कांस्टेंट होना चाहिए. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? तो कन्वर्जन फैक्टर है तो मुझे 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है. सो दैट्स इट. तो अब मुझे न्यूटन के डायमेंशंस चाहिए होंगे. तो न्यूटन के डायमेंशंस मतलब फोर्स. देखना मुझे फोर्स के डायमेंशंस याद नहीं है लेकिन मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है. ठीक है, मास होता है मेरा केजी में, एक्सेलरेशन रहेगा मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. अब मैं इसके डायमेंशंस लिख सकता हूँ किस तरह से देखना, m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻², m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻². लेकिन ये जो डायमेंशंस है ना बेटा, वो अलग सिस्टम में है.
तो मैं प्रेफिक्स यूज यहाँ पे सॉरी सफिक्स यूज कर रहा हूँ, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ m1 L1 T1 ओके ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू एक्स डाइन। अब देखना सिस्टम चेंज होने से डायमेंशंस तो उसके चेंज होते नहीं, एक चीज याद रखना, सिस्टम ऑफ यूनिट अगर चेंज हो रहा है, ऐसा सिस्टम रहेगा सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, कुछ भी हो जाए मेरे डायमेंशन चेंज नहीं होने वाले। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसके डायमेंशंस कितने बनेंगे, m⁻1 L⁻1 T⁻²। लेकिन ये जो डायमेंशंस है ना बेटा वो अलग सिस्टम में है, इसीलिए मैं यहाँ पे सफिक्स यूज कर रहा हूँ L2 M2 L2 T2। ठीक है, समझ में आया, ये एक सिस्टम अलग, ये एक सिस्टम अलग। ये जो मैंने लिखा है एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसी का यूज करके ये वाली चीज लिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था। अब देखना मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी m1⁻1 L1⁻1 T1⁻² डिवाइडेड बाय m2⁻1 L2⁻1 T2⁻²। ठीक, बेस सेम मतलब अब देखना नॉट बेस सेम, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज करूंगा, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ m1/m2⁻1। ठीक है, m1/m2 पावर सेम है, m1/m2⁻1। अब ये बन जाएगा मेरा L1/L2⁻1 और ये बन जाएगा मेरा T1/T2⁻², T1/T2⁻²। तो अब कुछ करना नहीं है। अब देखना न्यूटन एसआई सिस्टम में है और ये सीजीएस सिस्टम में है, तो m1 एसआई सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। मास किस में मेजर किया जाता है, तो किलोग्राम में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केजी। सीजीएस सिस्टम में मास किस में मेजर किया जाता है, वो किया जाता है ग्राम में, उसका पावर है 1। सिमिलरली लेंथ अगर देखा जाए तो एसआई सिस्टम में लेंथ मेजर की जाती है मीटर में और सीजीएस सिस्टम में मेजर की जाएगी सेंटीमीटर में। टाइम दोनों सिस्टम में सेम ही मेजर किया जाता है सेकेंड्स में। टाइम देखा जाए तो दोनों सिस्टम में सेम ही मेजर किया जाए, तो ये तो हो गया कैंसिल। ओके, ये हो गया कैंसिल। अब मुझे यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। क्या कन्वर्जन फैक्टर है बेटा, तो यहाँ पे देखना 1 kg इज नथिंग बट द 1000 ग्राम। 1 kg इज नथिंग बट द 1000 ग्राम। मैं इस साइड लिख रहा हूं, देखना तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम रेज़ टू 1, और 1 मीटर इज नथिंग बट द 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर रेज़ टू 1। तो यहां पे देखा जाए तो ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 1000 इंटू 100 मतलब मेरे पास 5 जीरो है यहाँ पे, तो जीरो कितने हैं, 5 है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5। मैं इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5। ये हमने किसकी वैल्यू ऑब्टेन की, ये हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की। ये हमने किसकी वैल्यू ऑब्टेन की, ये हमने x की वैल्यू ऑब्टेन की। ओके ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 10 टू द पावर 5। तो ये जो कन्वर्जन यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, डाइन होता है लेकिन हम उसे कहेंगे डायन, याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, या फिर 1 डायन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5 न्यूटन, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 5 -5 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया। तो ये है अपना सेकेंड एप्लीकेशन जहां पे हम फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, ये थर्ड एप्लीकेशन है, दिस इज माय थर्ड एप्लीकेशन। तो ये मेरा थर्ड एप्लीकेशन है, देखना क्या एप्लीकेशन है बेटा ये, तो इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशनशिप मुझे इस्टेब्लिश करना है, इन शॉर्ट मुझे फॉर्मूला यहाँ पे ढूंढना है।
ठीक। अब फॉर्मूला ढूंढना है, मतलब क्या करना है वो समझ लेना। सपोज करना कि मैं पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। पेंडुलम देखा होगा ना आप लोगों ने, इस तरह से जो चलता है। सपोज करना कि मैं वो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मैं बैठा हूँ लैब में, मैं वहां पे उसका एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट करते समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे क्या लगता है कि बाबा मुझे पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है। उस पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर मुझे मेजर करना है, मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे देखना, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, ये मुझे लग रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ये मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि पेंडुलम का जो भी टाइम पीरियड है ये किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब। अब आप लोग बोलोगे कि ये सर बॉब क्या होता है, तो पेंडुलम देख लेना, कुछ इस तरह से एक स्ट्रिंग होती है और एक छोटा सा गोला हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मेटल का होता है, उसे कहा जाता है बॉब, उसे कहा जाता है बॉब। ओके, मास ऑफ द बॉब। उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ पेंडुलम, स्ट्रिंग मतलब पेंडुलम। और तीसरी चीज मुझे यहां पे लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी। तो ऐसा मुझे लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं इसका रिलेशनशिप ऑब्टेन करने की कोशिश करूंगा बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखना यहां पे ये वर्ड जो मैंने यूज किया है डिपेंड्स। अब डिपेंडेंसी मैथमेटिकली हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डिपेंडेंसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, डिपेंड्स का मतलब क्या, प्रोपोर्शनल है। अब वो किस तरह से है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, स्क्वायर रूट में है, क्यूब रूट में है, या फिर फिफ्थ पावर, सेवंथ पावर, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे क्या लग रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो अब ये वाला सेंटेंस मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूं किस तरह से, देखना टाइम पीरियड को ले रहा हूं मैं कैपिटल टी, मुझे क्या लगता है कि ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर, उसके बाद लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब देखना अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मुझे कहां पे पता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, मतलब क्या, मुझे इसका पावर पता नहीं है। ओके, मुझे यहां पे क्या करना है, इस्टेब्लिश द रिलेशन, रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, मतलब मुझे यहाँ पे यही इनके पावर कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि चलो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स ऑन m रेस टू a, l रेस टू b, g रेस टू c। ठीक है, तो अब मुझे a, b और c की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी मुझे पता नहीं है बेटा, वेदर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर को है, स्क्वायर रूट को, आई डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक, ओके ठीक है। अब देखना अगर ये इस तरह से है तो आगे वाला मैथमेटिक्स हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, तो ये वाला मैं हटा सकता हूं, यहां पे मिलेगा एक कांस्टेंट k, यहां पे मिलेगा एक कांस्टेंट k, तो ये बन जाएगा m रेस टू a, l रेस टू b, g रेस टू c। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको, हाँ, अब यहां पे कंफ्यूज मत होना कि हमने g का यूनिट निकाला था, डायमेंशन भी निकाला था। अब एक काम करेंगे, अब इसको हम एक नंबर कंसीडर करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे, नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नंबर का तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं। तो देखना टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के डायमेंशन, तो सबसे पहले टाइम पीरियड का यूनिट, टाइम पीरियड किस में रहेगा, तो सेकेंड्स में रहेगा, मास मेरा केजी में रहेगा, m इज नथिंग बट द मास, लेंथ मेरा मीटर में रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है वो रहेगा मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अब इनका मुझे यूज करना है। तो टाइम के डायमेंशंस कितने बनेंगे, m0, l0, सेकेंड का पावर एक ही रहेगा ना उसमें, तो t रेस टू 1, ये k। ओके, अब मास एक ही है, मास का पावर कितना है, तो देखना ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं,
मास का पावर कितना है, मास के डायमेंशन क्या है, मास का यूनिट केजी, मास के डायमेंशन m1 l0 t⁻0 और मास का पावर a है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मास का पावर a। नेक्स्ट लेंथ, लेंथ मीटर, तो इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे m0 l1 t0 और इसका पावर कितना है बेटा, तो इसका पावर है b। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मास 0 है, लेंथ 1 है, टाइम मेरा -2 है और इसका पावर है c। अब देखना पावर का पावर है तो पावर मेरा मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, तो ये बनेगा k m⁻a l⁻0 t⁻0, ये बनेगा m⁻0 l⁻b t⁻0, ये बनेगा m⁻0 l⁻c t⁻−2c। ठीक है, अब देखना बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर की हो जाएगी एडिशन, तो ये बनेगा देखना a + 0 मैं पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, बेस सेम है तो पावर की एडिशन, लेंथ 0 + b + c और टाइम, टाइम कितना है 0 + 0 और ये होगा -2c, 0 + 0 और ये होगा -2c, तो देखना m0 l0 t⁻1। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, देखना हमने ये चीज की है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2⁻x = 2⁻3, 2⁻x = 2⁻3, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यही वाला फंडा यहाँ पे यूज करना है। देखना यहाँ पे m है, यहाँ पे m है, ठीक है, तो इनका पावर मुझे इक्वेट करना है, इनका पावर अगर इक्वेट करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा, k एक नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक, तो इनका पावर इक्वेट करना है, तो इक्वेट करो पावर, इसका पावर कितना a + 0 + 0, सो दिस विल बिकम a और ये कितना है 0, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयरफॉर a = 0, a = 0। उसके बाद b + c = 0 बनेगा, b + c = 0 और लास्ट में मुझे क्या मिलेगा -2c = 1, -2c = 1, तो c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/2, यहां से मुझे मिलेगा b = -c, लेकिन c की वैल्यू कितनी है -1/2, तो b कितना मिलेगा 1/2, b कितना मिलेगा 1/2। तो यहां पे हमने a b और c के पावर कैलकुलेट कर लिए, a b और c के पावर कैलकुलेट कर लिए, तो इक्वेशन मेरा किस तरह से बनेगा। अब ये जो इक्वेशन था अपने पास t = k × m⁻a l⁻b g⁻c, ठीक है, तो a का पावर कितना आया था, a का पावर आया था 0, a का पावर आया था 0, b का पावर कितना आया था, b का पावर आया था 1/2 और c का पावर कितना आया था, c का पावर आया था -1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखना m⁻0 इसका मतलब क्या है, ये जो बता रहा है ना मुझे m⁻0 मतलब 1, सो यहां पे हमने जो लिया था, मुझे क्या लग रहा था बाबा कि मास ऑफ द बॉब, सॉरी टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेकिन हमने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, वहां से मुझे समझ में आ रहा है ये दिखा रहा है मुझे इंडिपेंडेंसी। ठीक है, ये क्या है मेरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट में को मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखा जाएगा m⁻0 दैट मींस इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड ऑफ द बॉब इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा t = k × l⁻1/2, ये मैं नीचे लेके आ रहा हूं, ये हो जाएगा g⁻1/2, 1/2 मतलब वो होता है स्क्वायर रूट, तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा √L/g। टाइम पीरियड कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे t = k √L/g। तो देखना हमने यहाँ पे रिलेशन ऑब्टेन कर लिया, हमने यहाँ पे रिलेशन ऑब्टेन कर लिया अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को में। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था, अगर लग रहा था तो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस कर लिया, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा था मास ऑफ द बॉब डिपेंड कर रहा है, सॉरी टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मेरा जो अजम्पशन था वो गलत हुआ, मास के ऊपर तो ये डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मैं कुछ इस तरह से निकाल सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये है मेरा थर्ड एप्लीकेशन,
दैट इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो अभी हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, कन्वर्ट न्यूटन इनटू डायन। तो इसका आंसर आया था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, अब हम ये कर सकते हैं, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्ग्स। तो ये जो जूल है ना वो एसआई सिस्टम में है और अर्ग्स मेरा सीजीएस सिस्टम में है। फिर से वही वाला फंडा, क्या फंडा है अपने पास, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। ठीक है, N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2। इसी का यूज करके मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो कंसीडर करना 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग्स। अब जूल किसका यूनिट है, तो जूल है एनर्जी या फिर वर्क डन। और वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है ना अपने पास, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मास रहेगा केजी में, एक्सेलरेशन रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और डिस्प्लेसमेंट रहेगा मीटर में। तो मुझे यहाँ पे इसका फंडामेंटल यूनिट मिल जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क डन कितने आ रहे हैं बेटा, तो वो होगा m1 L2 T⁻²। ठीक है, अब मुझे यही डायमेंशंस का यूज इसमें करना है। तो किस तरह से करेंगे देखना यहाँ पे। तो ये एक अलग सिस्टम में है, ये एक अलग सिस्टम में है, तो ये 1, तो ये बनेगा m1⁻1 L1 2 T1⁻² इज इक्वल टू x m2⁻1 L2⁻2 T2⁻²। ठीक है, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू m1⁻1 L1⁻2 T1⁻²। ठीक है, डिवाइडेड बाय m2⁻1 L2⁻2 T2⁻²। ओके, ठीक है, अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। देखना m1/m2⁻1 मल्टीप्लाइड विथ L1/L2⁻2 मल्टीप्लाइड विथ T1/T2⁻²। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। एक एसआई सिस्टम में मास को मेजर किया जाता है केजी में, और सीजीएस सिस्टम में इसको मेजर किया जाता है ग्राम में। तो वही वैल्यूज मुझे यहाँ पे रखनी है। तो x इज इक्वल टू, देखना मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ केजी डिवाइडेड बाय ग्राम⁻1 मल्टीप्लाइड विथ मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर⁻2 मल्टीप्लाइड विथ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकेंड्स⁻²। तो देखना सेकेंड्स मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम ही है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम⁻1, ये होगा मेरा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर⁻²। तो ये कैंसिल हो जाएंगे देखना। तो ये बनेगा 10 टू द पावर 3, ये बनेगा 10 टू द पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, ये बनेगा 10 टू द पावर 7। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिली, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिली, कितनी मिली, 10 टू द पावर 7। तो क्या हुआ, मैं अब यहाँ पे रिजल्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो 1 जूल्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, या फिर इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल्स। ठीक है, सिंपल वाला है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g फ्रॉम CGS टू MKS। तो CGS से हमें MKS में कन्वर्ट करना है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी किया था, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो g की वैल्यू मुझे मिलेगी F इंटू r²।
इंटू m1 इंटू m2। ठीक, तो देखना अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस सिस्टम। तो मुझे सीजीएस सिस्टम यूज करना है। सीजीएस सिस्टम में देखना अभी हमने किया था फोर्स होता है डायन में, फोर्स होता है मेरा डायन में। ठीक, नेक्स्ट डिस्टेंस होता है मेरा सेंटीमीटर में, ये रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास होता है मेरा ग्राम में, तो ग्राम इंटू ग्राम मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो कुछ इस तरह से आ रहा है, इसका यूनिट मेरा कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, अब देखना फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। अब ये सारी चीजें मुझे कन्वर्ट करनी है, तो 1 डायन कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 10 टू द पावर -5 न्यूटन। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 kg होता है। अब तो ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे रखनी है, क्योंकि मुझे उसे एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो डायन देखना वो 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ठीक, उसके बाद सेंटीमीटर वो हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर उसका स्क्वायर, और एक ग्राम है मेरे पास 10 टू द पावर -3 kg मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर -3 kg। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 10 टू द पावर -5, ये बनेगा 10 टू द पावर -4, और ये बनेगा 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -6। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो देखना तो सीजीएस से हमने एमके सिस्टम में इसे कन्वर्ट किया, तो ये बनेगा 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ कन्वर्जन फ्रॉम सीजीएस टू एमकेएस सिस्टम। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना यहाँ पे क्या दिया है, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड्स। तो देखना यहाँ पे डिपेंडेंसी दी है, मतलब मुझे प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। लेकिन मुझे इसके पावर पता है क्या बेटा, नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ v⁻b एंड रेडियस r⁻c। ठीक है, तो एक्सप्रेस सेंट्रीपेटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। तो मुझे यहाँ पे उसको एक्सप्रेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू k m⁻⁴ v⁻b r⁻c। तो अब देखना फोर्स, फोर्स की डायमेंशन मुझे नहीं पता, मुझे ये वाला फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो मास रहेगा केजी में, एक्सेलरेशन रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो मैं यहां से फोर्स के डायमेंशंस निकाल सकता हूं। सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻² k इन ब्रैकेट। अब देखना मास, मास होगा केजी में, मास के डायमेंशंस कितने बनेंगे, m1 l0 t⁻⁴ वेलोसिटी किस में होता है मेरा, वेलोसिटी रहेगा मेरा मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी रहेगा मेरा मीटर पर सेकेंड में। तो देखना वो बनेगा m0 l1 t⁻⁻1 और उसका पावर है b, और रेडियस, रेडियस होती है मेरे मीटर में, तो वो बनेगी m0 l1 t⁻⁴ और इसका पावर हो जाएगा c। ठीक है, पावर का पावर है तो ये सारी चीजें अब मल्टीप्लीकेशन में चले आएंगी। तो ये लिख सकता हूं मैं m⁻⁴ l⁻�0 t⁻⁴, उसके बाद रहेगा m⁻⁴ l⁻b t⁻⁻b, यहां पे रहेगा m⁻⁴ l⁻c t⁻⁴। अब देखना बेस सेम, तो पावर का एडिशन हो जाएगा। पावर का एडिशन देखना किस तरह से होगा, m⁻⁴ 0 + 0, तो ये आ जाएगा a l l⁻�0 + b + c, तो ये बनेगा b + c। उसके बाद t⁻⁴ ये बनेगा -b, तो t⁻⁻b आएगा मेरे पास। ठीक है, t⁻⁻b। तो अब मुझे कुछ करना नहीं है, LHS के और RHS के पावर को इक्वेट कर देना। यहाँ पे अगर मैं पावर के इक्वेट करता हूँ तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1, b + c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1,
और यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी, देखना माइनस बी इज इक्वल टू -2 है तो b मुझे मिल जाएगा 2, तो c मुझे मिल जाएगा 1 - 2, तो ये कितना आ रहा है -1। तो ये जो डिपेंडेंसी है या फिर इसका जो फॉर्मूला बनेगा, ए बी और सी मेरे पास है, तो फोर्स मुझे मिलेगा के एम रेस टू ए की वैल्यू है 1, उसके बाद वी रेस टू बी की वैल्यू है 2 और उसके बाद सी की वैल्यू है 1, दैट इज आर रेस टू -1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के इंटू एम वी स्क्वेयर बाय आर, के इंटू एम वी स्क्वेयर बाय आर। ठीक, तो यहाँ पे देखना हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये रिलेशन ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर से यही वाला क्वेश्चन, experiments reveal that the velocity v of water waves may depend, यहाँ पे may नहीं हुआ है, it must be may depend on their wavelength lambda, density of water rho and acceleration due to gravity. Establish a possible relation between v lambda g and rho। तो देखना ये फिर से वही वाला क्वेश्चन है, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। वेवलेंथ जो होता है वो मीटर में रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डेंसिटी जो होता है मेरा केजी पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी तो हमें पता है, वेलोसिटी किस में होता है, मीटर पर सेकेंड। तो बेटा लोग ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, एक काम करना, स्क्रीन को या फिर वीडियो को पॉज करना और इसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ओके, 2-4 मिनट ले लेना, पॉज करना, पॉज करके खुद से ट्राई करना। ठीक, और ट्राई करने के बाद यहाँ पे आंसर क्रॉस चेक करना। ठीक है, फिर से यही वाला, तो देखना पॉज करना, खुद से ट्राई करना, ट्राई करने के बाद ये वाला आंसर चेक करने के लिए आ जाना। तो क्या है, तो वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेस टू ए, दैट इज वेवलेंथ, डेंसिटी ऑफ वाटर रो रेस टू बी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी रेस टू सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू के लैम्डा रेस टू ए रो रेस टू बी जी रेस टू सी। तो अब मुझे सबके डायमेंशन लिखने हैं, तो वेलोसिटी के डायमेंशन बनेंगे m0 l1 t रेस टू -1, लैम्डा मीटर में है उसके डायमेंशंस बनेंगे m0 l1 t रेस टू 0 और इसका पावर रहेगा a, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है तो वो बनेगा m1 l रेस टू -3 t रेस टू 0, उसका पावर है b। ओके, और ये बनेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है मीटर पर सेकंड में, वो बनेगा m0 l1 t रेस टू -2, उसका पावर है c। तो देखना अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये बनेगा m रेस टू b। ठीक है, काम कर लेता हूँ, लिख ही देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप देखना, बेस सेम है तो पावर का हम एडिशन कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर का एडिशन। तो एक काम करता हूँ, मैं LHS वाला टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, m0 l1 t रेस टू -1, ये अपना k कांस्टेंट जो है, अब देखना 0 b 0 तो वो बनेगा m रेस टू b, उसके बाद a -3b प्लस c तो ये बनेगा l रेस टू a -3b प्लस c, और टाइम t देखना 0 0 -2c तो ये आ जाएगा t रेस टू -2c। LHS और RHS पे कंपेयर करने की कोशिश करना, तो मुझे मिल जाएगा b, मुझे कितना मिल जाएगा b मिल जाएगा यहाँ से 0, -2c इज गोइंग टू बी -1, तो c मुझे मिल जाएगा 1/2। अब a -3b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू है 0, ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो a इज इक्वल टू -c दैट इज इक्वल टू -1/2, दैट इज इक्वल टू -1/2। तो देखना ये जो रिलेशन है वेलोसिटी, वेलोसिटी मुझे किस तरह से मिलेगा, इज इक्वल टू k लैम्डा रेस टू a की वैल्यू है -1/2, सो लैम्डा रेस टू -1/2। ओके, b की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 0,
और c की वैल्यू है +1/2। c की वैल्यू है +1/2। तो देखना यहाँ से मुझे एक एक्सप्रेशन मिल रहा है, मैं इसे लिख सकता हूँ g/λ ब्रैकेट में। तो ये मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो अपना आंसर अभी क्रॉस चेक करना, आप लोगों को ये वाला आंसर मिल जाएगा v इज इक्वल टू k√g/λ। ठीक, ठीक है, फिर से एक बार क्रॉस चेक करते हैं हमने कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 1 -2c, तो देखना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो मैच नहीं हो रहा, कहीं पे तो गलत किया है देखना। अरे सॉरी, L का पावर देखना, यहाँ पे L का पावर 1 है, हमने 0 लिया है, तो ये गलत हुआ बेटा, ये वाली चीज गलत हो गई। तो यहाँ पे देखना a-3b + c = 1 है, हमने 0 लिया था। ठीक, तो ये कितना मिलेगा, b की वैल्यू तो 0 है, तो a + c = 1, c की वैल्यू है 1/2, तो a = 1 - 1/2, तो वो आ जाएगा 1/2। तो a की भी वैल्यू +1/2 ही आएगी, तो λ⁴a, तो v मुझे मिलेगा k λ⁴1/2 ρ⁴0 g⁴1/2, तो मुझे मिल जाएगा k√λ/g, k√λ/g। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। क्रॉस चेक करना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की थी, मैंने ये वाला पार्ट नहीं लिया था। ठीक है, समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखना नेक्स्ट पार्ट है लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इस लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट रहेगा, सिंपल है। तो क्या है बेटा इसमें, द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओनली। ओके, अब ये जो कांस्टेंट जो थे, ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यहाँ पे हमने के लिया था, यहाँ पे भी देखना यहाँ पे हमने के लिया था। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स का ये जो है कांस्टेंट, ये जो सारे कांस्टेंट है ना बेटा, ये वाले कांस्टेंट या फिर ये वाला कांस्टेंट, ठीक, अगर मुझे इसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं यूज कर सकता, मुझे वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके ही मिलेंगे। जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन आया था kmv²/r, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन एक्चुअली वो कितना होता है, तो वो होता है मेरा mv²/r। तो मतलब इस k की वैल्यू आती है मेरी 1, और ये कहां से समझ में आता है मुझे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। डायमेंशनल एनालिसिस से मुझे कांस्टेंट की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ओके, एज दीज क्वांटिटीज आर द डायमेंशनलेस। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, या फिर मेरे लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेव का इक्वेशन होता है मेरा, किसी भी वेव का इक्वेशन a = sin ωt + थीटा, कुछ इस तरह से। तो मैं डायमेंशन का यूज करके ये वाला इक्वेशन नहीं ऑब्टेन कर सकता। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, this method is not useful if constant of proportionality is not a dimensionless quantity। ठीक है, ये वाला हमने एग्जांपल किया है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, उसका डायमेंशन आया था, लेकिन रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए हम जो भी कांस्टेंट ले रहे थे अभी तक के, वो हम कंसीडर कर रहे थे डायमेंशनलेस। ओके, ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है या फिर लिमिटेशन है। Next, if the correct equation contains some more terms of the same dimensions, okay, so it is not possible to know
अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग द डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पे मिसिंग है कुछ, तो इसे हम हटा देते हैं। तो देखना, इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशंस, तो करेक्ट इक्वेशन में मेरे पास सेम डायमेंशन के बहुत सारे टर्म्स हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता कि उनका प्रेजेंस है या नहीं उसमें, बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज रहेगा। इसके बारे में ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। सबसे तीन इंपॉर्टेंट जो थे यही वाली चीजें थी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है होती है डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू, उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके हमें ऑब्टेन करना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके वैल्यूज भी मुझे इनका यूज मैं डायमेंशनल एनालिसिस में नहीं कर सकता, या फिर जो भी इक्वेशंस होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं, उनको मैं डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम डायमेंशनल एनालिसिस में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को डायमेंशनलेस कंसीडर करते हैं, जो कि हर वक्त ट्रू रहेगा, इसकी कुछ गारंटी होती नहीं है। तो ये तीन वाले बेटा याद रखना, इससे अपना काम चल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखना, यहां पे आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। तो ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ये वाला एक क्वेश्चन रहेगा, ये वाला एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से कर लेना। ठीक, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी, बहुत इजी है। यहाँ पे देखना, ये सिंपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना। ठीक, मतलब एडिशन हम किसकी एडिशन कर सकते हैं, तो सेम क्वांटिटीज या फिर सेम यूनिट वाले टर्म की एडिशन कर सकते हैं। तो मतलब इसका यूनिट, इसका यूनिट, या फिर इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन यहाँ पे सेम होना चाहिए, तब जाके ही एडिशन होगा। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के एम वी स्क्वेयर, ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कर लेना इसे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे पता है कि आप लोग कर पाओगे। खुद पे यकीन रखना, खुद पे विश्वास रखना, तब जाके ही ये सारी चीजें होंगी। और एक चीज, जो भी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा वो सारे नोट्स लिखते रहना। ये सारे नोट्स आपके पास होने चाहिए बेटा। ओके, ठीक है। तो देखना, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो आज के लेक्चर में हमने डायमेंशन सीखे, बराबर, डायमेंशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन में 3 एप्लीकेशन सीखे थे, और लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिमिटेशंस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो 3 एप्लीकेशन थे, कौन से, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, करेक्टनेस। नाउ दूसरा एप्लीकेशन ये था कि टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर ओके। और जो तीसरा एप्लीकेशन था वो क्या था, टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो लिमिटेशंस में भी हमने ये देखा कि के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की जाएगी, के हमेशा डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, के हमेशा डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में हमने उसे डायमेंशन लेस कंसिडर किया था। और लास्ट वाला लिमिटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये सारे फंक्शन में डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके इसके साथ जो भी रिलेशन है या फिर जो भी इक्वेशन हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये था आज का रिकैप। ठीक है, होमवर्क के लिए मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो अच्छी तरह से सॉल्व करना, समझना। आप लोगों को इस चैप्टर का इस लेक्चर का डीपीपी ऐप में मिल जाएगा, डोंट वरी। कल वाले लेक्चर में डीपीपी नहीं था, आज से आप लोगों को डीपीपी मिल जाएगा।
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय महाराष्ट्र।